साथियों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की भर्ती आपकी निकली हुई है 2021 में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका इसका आ चुका है, ठीक ना। पूरी प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है जी, आप सही सुन रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। एक बार आप पूरी जानकारी अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले कह देता हूं कि आप वीडियो को पहले अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगता है, पहले आप वीडियो अच्छे से देखिएगा। लास्ट में यदि आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल था, लाभदायक था, ठीक ना, वीडियो अच्छा लगा मेरे को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ठीक ना, ताकि सभी तक इसकी जानकारी अच्छे से पहुँच सके, ठीक ना। पूरी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं, तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। अच्छे से आप जानकारी समझ लीजिए पहले, उसके बाद ही आप इसकी वीडियो बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप ही को नुकसान होगा, ठीक ना। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में समझिएगा, क्योंकि चेंजिंग बहुत ही ज़्यादा हुआ है, ठीक ना। अच्छे से आप समझिए, वरना आपका 700 रुपये भी बर्बाद हो जाएगा। आवेदन किया हुआ 700 फीस से छोटा मोटा फीस भी नहीं है, ठीक। इसमें बात करें तो यहाँ देखिए, आपका CSPSCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से 22/9/2021 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आपका पद निकलने वाला है। लेकिन ऑफिशियली जो योग्यता संबंधी, सिलेबस संबंधी, उम्र संबंधी सारी जानकारियां जो है इस विज्ञापन में आपका आज ही आया हुआ है, ठीक ना, कल आया हुआ है शाम को, ठीक। चूंकि मैं बिजी था, जिसकी वजह से कल वीडियो नहीं बना पाया था। इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अंतर्गत ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, ठीक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए 29/9/2021 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कब से? 29/9/2021, ठीक ना, से आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है, ठीक। आगे बात करें पदों का विवरण, तो यहाँ देखिए जो पहले पद आपके दिए हुए हैं, ये हैं बैकलॉग पद। क्या है बैकलॉग पद? मतलब पिछला पद में जो खाली स्थान बच गया है, रिक्त स्थान, उनके पद हैं, ठीक ना, बैकलॉग पद। इसमें आपका आरक्षण दिया गया है जातिवार, ठीक ना, मतलब अनारक्षित के 24, इसमें आप जातिवार देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने पद हैं? टोटल 50 बैकलॉग पद हैं आपके, ठीक। उसके बाद बात करें जगदलपुर क्षेत्र के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद निकला हुआ है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप, कि जगदलपुर क्षेत्र के लिए केवल जगदलपुर मतलब बस्तर संभाग के जो निवासी हैं, क्या बस्तर संभाग के जो निवासी हैं वही आवेदन कर सकते हैं जगदलपुर संभाग के लिए। अर्थात जगदलपुर संभाग, बस्तर संभाग में आपका आरक्षण प्रदान है, ठीक ना। इसमें टोटल 68 पद निकले हुए हैं, जिसमें आपके अनारक्षित के जितने कितने पद हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सारे पदों का विवरण इसमें दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बात करें तो ये जो आपका अंबिकापुर क्षेत्र है, मतलब अंबिकापुर संभाग, इसमें भी आपका आरक्षण प्रदान है। मतलब इसमें भी केवल अंबिकापुर संभाग के निवासी आवेदन कर सकते हैं, बाकी अदर संभाग के निवासी आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपका 44 पद निकला हुआ है। इसमें भी आपका जातिवार पदों का विवरण दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे बात करें जो तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, ठीक ना, और दुर्ग, ठीक ना, 3 संभाग के लिए, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग 3 संभाग के लिए निकला हुआ है। लेकिन इसमें एक बात समझिएगा, बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का विवरण है, ठीक ना, मतलब इसमें बैकलॉग पद भी निहित हैं, ठीक। और एक बात समझिएगा कि ये जो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इन 3 संभागों के लिए जो निकला हुआ है विज्ञापन, इसमें जो आपका है छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, इसको तो आपको आने चाहिए, जीके आपका है, ठीक ना। 5 संभाग है, 5 संभाग के निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें टोटल 238 पद निकले हुए हैं। सारे जातिवार पदों का विवरण यहाँ दिया हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग, सभी को आप इसमें से देख सकते हैं। और इसमें जो है आपके, आप सरगुजा संभाग से हो, बस्तर संभाग से हो, रायपुर संभाग से हो, दुर्ग संभाग से हो, बिलासपुर संभाग से हो, कहीं से भी हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा मूल निवासी इसमें, ठीक ना। ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु चलिए माफी चाहता हूँ, कॉल आ गया था इसके लिए, ठीक। अब यहाँ समझिए आप, ठीक ना, कि इसमें जो है आपका मूल निवासियों ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक ना। यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जितने छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ठीक। क्या खुशखबरी है कि इसमें जो है आपका छत्तीसगढ़ से बाहर के जो भी हैं, ठीक ना, अदर राज्य के, वो इसमें फॉर्म पूरी तरह से नहीं भर सकते। जब इसमें फॉर्म वो नहीं भरेंगे तो क्या होगा, आपका जो कॉम्पिटिशन है, क्या है, कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगी जो है आपका कंपटीशन, वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, थोड़ा सा कंपटीशन इसमें कम होगा। तो बाकी आपके छत्तीसगढ़ जिले के दूसरे जिले के निवासी फॉर्म नहीं भर सकते। आगे जगदलपुर क्षेत्र के लिए केवल जगदलपुर संभाग के भर सकते हैं। और आपका
अंबिकापुर क्षेत्र के लिए सरगुजा संभाग के केवल भर सकते हैं, ठीक ना। और इन तीनों के लिए जो है उसमें कोई भी भर सकता है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बात करें यहाँ तो समझिएगा स्टाइपन, मतलब इसमें आपको स्टाइपन के रूप में 3 साल मिलेगा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ठीक ना। जिसमें आपका वेतन क्या रहेगा, देखिए पे मैट्रिक्स के अनुसार आपका 19,800 से 62,600 रुपये आपका वेतन रहेगा। बात करें प्रथम वर्ष आपके वेतन का 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष आपके वेतन का 80% दिया जाएगा और तृतीय वर्ष आपके वेतन का 90% आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है 3 साल के बाद आपका वेतन पूरी तरह से मिलेगा। आगे बात करें तो उपरोक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते नियमित सेवक की तरह प्राप्त होंगे, मतलब जो अदर भत्ता आपका मिलता है वो सारे भत्ते इसमें आपके जुड़े रहेंगे, मतलब अलग से दिए जाएंगे, वो आपके इस वेतन से अलग दिए जाएंगे, ठीक। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ देखिए आयु की गणना 1/1/2021 को आधार मानकर की जाएगी। अब आयु की गणना कब की जाएगी, 1 जनवरी 2021 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। जिसमें हम बात करें आपका तो अनारक्षित के लिए जो है आयु, मतलब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, और अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए 45, जनजाति के लिए 45 और पिछड़ा वर्ग के लिए 45, है ना। इतने साल के आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा किसी भी छूट की स्थिति में 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक ना, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक की छूट नहीं होगी। आगे बात करें शैक्षणिक योग्यता इसमें, ठीक ना। तो शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों, उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की अधोलिखित शैक्षणिक अर्हताओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण होना अनिवार्य है। अब आप यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि भाई हम अपेयरिंग हैं, अभी मान लीजिए हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं अभी, ठीक ना, डिप्लोमा। पहले चलिए योग्यता बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यूजीसी से आपका मतलब अंडर ग्रेजुएट से स्नातक पास उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका स्नातक न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ, मतलब आपका 55% आपका क्या है 45% से ऊपर होना चाहिए, ठीक ना, 45% से ऊपर होना चाहिए द्वितीय श्रेणी के साथ, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, ठीक ना। तथा आपका जो टाइपिंग स्पीड है, ठीक ना, टाइपिंग स्पीड जो है 5000 शब्द प्रति घंटा आपका होना चाहिए। अब समझिएगा यहाँ कई लोग का डाउट आता है कि अभी हम अपेयरिंग है, मतलब हम फाइनल ईयर में हैं या फिर हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें आपका कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है आपका, जो भी आवेदन भरने की अंतिम तिथि है अक्टूबर तक, ठीक ना, 28 अक्टूबर तक। तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट जो है 28 अक्टूबर तक यदि आ जाता है, ठीक ना, तो आप पूरी तरह से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 28 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप इसमें फॉर्म भरने के योग्य नहीं हैं, ठीक। आगे यहाँ समझिएगा कि जो छात्र यहाँ देखिए ऐसे छात्र आवेदिका जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से बी, ठीक ना, बी या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं, ठीक ना, उनको कंप्यूटर की जो कोर्स है 1 वर्ष का डिप्लोमा वो बाध्य नहीं है, ठीक ना। साथ में आईटीआई कोपा से जो किए हैं उनके लिए भी बाध्य नहीं है। बाकी अच्छे से आप क्वालिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आपका मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, और वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बात करें आरक्षण, तो आरक्षण तो आपने देख लिया, ठीक ना, पहले ही देखा है। उसके बाद अब बात करें विभागीय उम्मीदवार, इसमें कोई पद नहीं है आपका, ठीक ना। अब आवेदन कैसे करें, तो आवेदन कैसे करना है आपको, तो आवेदन को समझिए आवेदन कैसे करना है, ठीक। तो आवेदन आपको इस साइड में जो है ऑफिशियल वेबसाइट www.cspc.in, इस साइड में जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन शुल्क की बात करें जो कि बहुत ही प्रमुख बात है आपके लिए, तो आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, और आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, जो कि आपका किसी भी ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप पे कर सकते हैं। चूंकि यहाँ शुल्क थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, शासन को इसको ध्यान में देना चाहिए था, ध्यान में रखकर करना चाहिए था। आगे बात करें तो आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक जो है आपका 28 अक्टूबर 2021 है, 28 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा चयन प्रक्रिया को, ठीक। प्रतियोगी परीक्षा आपका होगा, ठीक ना, जिसमें हम सिलेबस पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक। इसमें क्या है आपका टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे, टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 15 प्रश्न रहेंगे, सामान्य मानसिक योग्यता के 15 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित के आपके 15 प्रश्न रहेंगे,
सामान्य हिंदी के आपके 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य अंग्रेजी के आपके 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल 100 प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक ना। 100 प्रश्न 100 नंबर के आपके रहेंगे, ठीक ना। इसमें बात करें तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस मार्किंग भी रहता है। 1/4 की अंक की कटौती होगी, मतलब 4 प्रश्न यदि आपके गलत हो जाते हैं और एक प्रश्न सही होता है तो आपका 0 मार्क कंडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग 1/4 रहेगा। तो यहाँ आपका बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक, जिसको आप अच्छे से समझिएगा। लेकिन साथ में यहाँ भी इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार न्यूनतम 40% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 30% अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ समझिएगा, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम है, ठीक ना, तो इसमें जो है पिछड़ा वर्ग व जनरल कैटेगरी के जो है उनको 40 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक ना। 40 नंबर कमाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, वो फिक्स है, ठीक ना। मतलब अर्हकारी परीक्षा न्यूनतम पासिंग मार्क आप बोल सकते हैं, पासिंग मार्क 40 नंबर चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के जो हैं उनको 30 नंबर चाहिए न्यूनतम पासिंग मार्क, ठीक। आगे जो बात है आपका कौशल परीक्षा भी कंडक्ट किया गया है, ठीक। इसमें बात करें कौशल परीक्षा में देखिए आपका क्या होगा, कौशल परीक्षा के लिए 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब जितने भी पद है, ठीक ना, 400 पद है तो आपका 5 गुना उम्मीदवारों को, मतलब आपका जो है 400 पद है यहाँ, ठीक ना, तो आपका 2000 उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना उम्मीदवारों को, ठीक। इसमें बात करें तो आपका कौशल परीक्षा में क्या होगा, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होंगे आपके, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होंगे, जिसमें आपका कंप्यूटर में होगा अंग्रेजी टाइपिंग 5000 शब्द प्रति घंटा लिखने का स्पीड, और हिंदी टाइपिंग भी आपका 5000 शब्द प्रति घंटा लिखने का स्पीड होगा। दोनों में आपके 50-50 अंक रहेंगे, क्या रहेंगे? 50-50 नंबर दोनों के रहेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आप 5000 शब्द नहीं लिख पाते हैं तो क्या होगा यहाँ, ठीक, समझिएगा। आपको इसमें जो है कौशल परीक्षा में आपको अंक लाना अनिवार्य है, ठीक ना। तो इसमें क्या है आपका अर्हकारी न्यूनतम 30-30 अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 30-30 अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब 50 नंबर का होगा, उसमें आपको 30-30 नंबर लाना अनिवार्य है। 30-30 नंबर लाने का अर्थ है आपका 3000 शब्द प्रति घंटा, ठीक ना। 3000 शब्द प्रति घंटा, न्यूनतम आप 3000 शब्द से ऊपर ही लिखेंगे तभी आप इसमें पासिंग माने जाएंगे, ठीक ना। टाइप करेंगे तभी आप पासिंग माने जाएंगे, ठीक ना। तो न्यूनतम 30 अंक आपका लाना अनिवार्य है, वरना आप इसमें फेल माने जाएंगे। ये केवल अर्हकारी आपका एक अंक है, ठीक ना, मतलब पासिंग मार्क है केवल, ठीक ना। उसके बाद तो आपका जो मेरिट बनेगा वो तो हाई लेवल में कितना नंबर जाता है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा के कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। अब समझिएगा, यहाँ जो आपका है, आप जितने भी अंक कौशल परीक्षा में प्राप्त करते हैं, मान लीजिए आप 40 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक, और आप 60 अंक प्राप्त करते हैं उस एग्जाम में, ठीक ना, मतलब आपका प्रतियोगी परीक्षा में, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 100 नंबर हो जाएंगे। इसी 100 नंबर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक ना, मतलब अर्हकारी जो कौशल परीक्षा है और प्रतियोगी परीक्षा दोनों से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट जो है प्रावीण्य सूची, वो आपका 3 गुना बनेगा। क्या बनेगा? 3 गुना बनेगा। 3 गुना कहने का मतलब है पहले आपका कितना था? 400 पोस्ट है, तो इसमें आपका 3 गुना मतलब 1200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दस्तावेज परीक्षण के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए। दस्तावेज सत्यापन के लिए 1200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इन 1200 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा, ठीक ना। उसके बाद प्रावीण्य सूची में से छत्तीसगढ़ के आरक्षण रोस्टर के अनुसार ज्ञापित पदों की पूर्ति होगी, ठीक ना। इन 3 गुना अभ्यर्थियों के बाद जिनका जिनका सही पाया जाता है दस्तावेज परीक्षण, उसके अनुसार आपका क्रम से मेरिट लिस्ट बनेगा, तैयार होगा हाई अंक से। उसके बाद जो 400 लोगों का होगा, उन 400 लोगों का चयन किया जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया होगा। अब यहाँ एक बात इसको भी ध्यान से समझिएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है समझिएगा, अनुबंध एवं सुरक्षा निधि, ठीक ना, जो कि आप पहली बार कंडक्ट कराया गया है, आज तक ये नहीं कराया जा रहा था, ठीक ना। इसके अंतर्गत आपका सुरक्षा निधि के तहत आपके पास 1 लाख रुपए लिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? 1 लाख रुपए आपका सुरक्षा निधि के तहत लिए जाएंगे, ठीक ना, जमा की जाएगी। ये अनुबंध अवधि समाप्ति के पास सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। अब अनुभव अवधि जो आपका है वो कितने साल का है? तो आपका 3-4 वर्षों के बाद आपको निष्पादित कर दिया जाएगा, मतलब 4 वर्षों के बाद आपको इसको वापस किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का एक तरफ से
भाई कुछ गलत निर्णय है मेरे हिसाब से, ठीक ना, कि 1 लाख रुपए वो बेरोजगार अभ्यर्थियों से मांग रहा है, ठीक ना। इसको आपका क्या होगा, यहाँ एक नियम भी दिया हुआ है जिसको आप ध्यान से समझिएगा कि यदि परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में पावर कंपनी के सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा स्थायीकरण करने हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि राशि जमा कर ली जाएगी, मतलब जब्त कर ली जाएगी। मतलब यदि आप अनुपयोग पाए जाते हैं तो आपका 1 लाख रुपए गया समझ लीजिए, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। इसलिए आपको अच्छे से काम करेंगे फिर तभी आप इसको वापस पाएंगे, ठीक ना, वरना आपका त्याग पत्र हो जाएगा तो आप चल भी जाएंगे इसमें से, ठीक ना। बाकी अन्य शर्तें अब यहाँ दिया हुआ है आपका, ठीक ना, अन्य शर्तें आप डिटेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बात करें तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो कार्यालयीन दिवस में आप जो है, ठीक ना, इस दूरभाष क्रमांक पर या फिर इस जीमेल आईडी पर, क्या इस दूरभाष क्रमांक पर या फिर आप इस जीमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। कार्यालयीन समय में आपके 11 से 2 बजे तक ही आप संपर्क कर सकते हैं। तो यही पूरी जानकारी आपको इस विज्ञापन में देना था, इस विज्ञापन का, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आप कैसे भी आप पहली बार भी फॉर्म भरने जा रहे होंगे फिर भी आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप पहली बार भी फॉर्म भरने जा रहे होंगे फिर भी आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इतना डिटेल से मैंने बताने की कोशिश की है, तो आशा करता हूँ कि सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।